भारत लगभग तय है कि एशिया कप 2022 से बाहर हो चुका है। भारत का मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ हुआ था। श्रीलंका ने भारत को 6 विकेटों से हराया, एक गेंद रहते हुए, और उसी के साथ पूरे भारतवर्ष में एक बहस छिड़ गई है कि आखिर हुआ क्या। फिर एक बार यूएई में एक टूर्नामेंट होता है, T20 का टूर्नामेंट, और फिर एक बार भारत उस T20 टूर्नामेंट के नॉकआउट स्टेज से बाहर हो जाता है। बहुत सारे सवाल उठे हैं, बहुत बहस हुआ है, पर हम यहाँ पर भी बहस करना चाहते हैं हमारे दोनों मित्रों के साथ। पर एक नज़र डाल देते हैं मैच के हाल पर, उस आंकड़ों पर कि क्या हुआ उस मुकाबले में भारत बनाम श्रीलंका। भारत ने टॉस हारा था कल और पहले बल्लेबाजी किया, 173 बनाया 8 विकेटों के नुकसान पर। श्रीलंका ने जवाब में एक गेंद रहते हुए वो मैच जीता। जब तक कप्तान रोहित शर्मा 72 बनाकर खेल रहे थे सूर्य कुमार यादव के साथ, तब तक ऐसा लग रहा था कि भारत एक विशाल स्कोर खड़ा करने वाला है। पर उसके बाद फिर एक बार भारत का जो मिडिल ऑर्डर है वो धराशायी हो गया और अंत में भारत ने कम से कम 20-25 रन कम बनाए हैं। और जवाब में जब श्रीलंका ने शुरू किया, उन्होंने बहुत तेजी से रन बनाए, बीच में कोलैप्स जरूर हुआ, फिर उन्होंने वापसी की और भारत को हरा दिया। और भारत इस वक्त टूर्नामेंट से लगभग तय हो गया कि बाहर होने वाला है। पंकज, जब आप ये आंकड़े देखते हैं, आपको क्या लग रहा है, कहाँ चूक हुई है भारत की तरफ से? ये 2-3 चीजें हैं जहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। एक तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगा कि ये 2 गुना लगान वसूला गया है। अब 3 गुना लगान वसूलेंगे कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन सिंपल सी बात है कि आप एक तो रोहित शर्मा जब खेल रहे हैं तो उनका साथ निभाने के लिए कोई नहीं था, और जब श्रीलंका की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर थी बल्लेबाजी करते हुए, तब हम विकेट भी नहीं ले पाए। यानी कि दोनों तरफ से ये दिक्कत हो गई। और दिक्कतों की बात की, पर एक बात हमें भूलना नहीं चाहिए कि भारत ने फिर एक बार टॉस हारा था। उसी के कारण एक तबका का मानना है कि शायद भारत वहीं पे मैच हार गया। निशाद, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये टूर्नामेंट ऐसा है कि टॉस जीतो मैच जीतो? मेरे ख्याल से अब यही हो रहा है, क्योंकि हमने वही देखा पिछले साल के T20 वर्ल्ड कप में। और आप ये आंकड़े यहाँ देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। टॉस और रिजल्ट जो कि दुबई में हुए 2019 से, टॉस जीतने के बाद जो है टीम 24 मैच जीत चुके हैं। और फिर हमने पिछले साल से देखा है कि किस प्रकार टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लेते हैं। आपको तो याद होगा कि इयन चैपल कहा करते थे कि अगर 9 times out of 10 you win a toss, you bat first. The 10th time you think again and you bat first. मगर वो अभी अप्लाई ही नहीं करता, दुबई में तो अप्लाई ही नहीं करता बिल्कुल। और वही जो है अभी देखना ये है आगे चल के कि दुबई में जो इवेंट्स होंगे उनमें कैसे टीम एडजस्ट करेंगे। आई हैव टू सी हु विल क्रैक द कोड ऑफ डिफेंडिंग अ स्कोर इन दुबई। मतलब ये साफ है कि अगर आपने टॉस जीता तो आप मैच जीत सकते हैं, पर आपके पास अच्छी गेंदबाजी हुई तो टॉस का आप सामना कर सकते हैं। एशिया कप में देखिए 4 मैच हुआ है भारत ने, उसमें से 2 मैच जीते हैं दुबई में जी। 1 मैच में टॉस जीता और 3 मैच में टॉस हारे हैं जी। तो क्या ये गेंदबाजी की कमजोरी को ढक रहा है या आपके हिसाब से ये सही कहानी बयां कर रहा है? देखिए, इसमें एक सिंपल सी बात है जो ध्यान रखनी है। टॉस में दोनों ही टीमों को 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है। तो मेरा ये मानना है कि टॉस अगर हार भी जाए तो भी आपके पास पूरा मौका होता है। लेकिन क्या, जैसे निशाद ने कहा कि क्या आप अपने टीम में कुछ ऐसे डायनामिक्स हैं, आपके बैलेंस ऐसा है कि आप टॉस हारने के बाद भी दुबई जैसे मैदान पर मैच जीत सकते हैं नहीं? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो टॉस हारने के बाद क्या स्थितियां हो जाती है। सिंपल सी बात है, हम क्या पहली बार टॉस नहीं हार रहे हैं, और टॉस हारने के बाद या जीतने के बाद दोनों ही टीमों को उतना ही फायदा नुकसान होता है। लेकिन आपको यह देखना है कि टॉस हारने के बाद दुबई जैसे बड़े मैदान पर क्या आप उसी रणनीति के साथ खेल पाएंगे या नहीं, जो कि नहीं चल सकता। तो ये एक दोगुनी जो एक रणनीति है, डबल वैमी होता है, जिसको ध्यान देना पड़ता है। बट आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि टॉस डजंट एक्चुअली मेक अ डिफरेंस, बिकॉज यू आर प्लेइंग क्रिकेट। आई मीन यू आर इक्विप्ड। Yeah, of course. I'm sure because playing cricket ना, तो the point is we are equipped to bat first, we are equipped to bat second. टॉस तो बस इतना है कि पहले आप खेलेंगे, पहले मैं खेलूंगा। मेरे ख्याल से उससे भी बड़ी वजह ये है, निशाद मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उससे भी बड़ी वजह ये है कि कल जब भारत हारा श्रीलंका से, 2 लोग मौजूद नहीं थे। क्या वो भी एक फैक्टर था?
कौन दो दो लोग लोग? मौजूद नहीं थे। कौन से दो लोग? हम दोनों मौजूद नहीं थे। अच्छा, हम दोनों, हाँ। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर मेरे ख्याल से रहा नहीं, है। मगर हम पूरी परिपक्वता से और पूरे उमंग, उत्साह, उल्लास के और साथ जिम्मेदारी यहाँ- से। और जिम्मेदारी के साथ यहाँ आए थे। बट जोक सपाट चंद्रेश, पंकज ने जरूर सही कहा कि मैं ये देखना चाहता हूँ someone's got to crack the code कि यहाँ स्कोर कैसे डिफेंड करना है। और कोई भी हो सकता है, कोई तो एक सोचे कि ठीक है अभी टॉस अगर हम हार गए यहाँ दुबई के मैदान में तो फिर हम यहाँ पे स्कोर कैसे डिफेंड करेंगे। देखिए पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल फाइनल जीता था डिफेंड करके, तो मेरे ख्याल से हो सकता है। और अगर भारत कल अपने स्टार्ट पर कैपिटलाइज करता और 200 का स्कोर बनाता तो मेरे ख्याल से आराम से तो नहीं मगर डिफेंड करने के उनके चांसेस बहुत ही बड़े होते। इसमें एक चीज है कि थोड़ा सा एक मिसकैलकुलेशन हो रहा है शायद, जैसे फुटबॉल में प्ले मेकर होता है ना, वैसा भारतीय टीम में मिडिल ऑर्डर हो या कहीं एक प्ले मेकर नहीं दिख रहा है जो ऐसी स्थिति में आके रन बटोरे परिस्थितियों के विपरीत। इसी बात पर हम नजर डालेंगे, पावर प्ले में भारत ने किस तरह से बल्लेबाजी की है और ये बहुत बात हुई है इसके बारे में कि हमने अप्रोच बदला है। पर आप आंकड़े देखिए, पावर प्ले में पाकिस्तान के खिलाफ 38 रन बनाया, पर उसमें भी आपने राहुल का विकेट पहले खो दिया था। दूसरे मुकाबले में हांगकांग के खिलाफ 44 बनाया, उसमें भी आपने कप्तान रोहित शर्मा को खो दिया। फिर पाकिस्तान के खिलाफ राहुल और रोहित दोनों ने बहुत अच्छी जोरदार शुरुआत की, फिर उसके बावजूद एक विकेट गिरा। कल श्रीलंका के खिलाफ 2 विकेट गिरे। क्या वहीं पे मैच आपको फिर उस स्थिति से आपकी टीम को उभारना पड़ा, उसमें वक्त लग गया? नहीं, देखिए वक्त तो लगना ही है। T20 एक ऐसा मुकाबला है जहां पर आपको बहुत समय नहीं मिलता टू अडेप्ट, और यही तो मजा है इस खेल का। लेकिन अगर पहले 2 विकेट आपके जल्दी चले गए हैं तो मिडिल ऑर्डर भी तो है। मिडिल ऑर्डर में प्ले मेकिंग का जो अंदाज होता है, देखिए T20 फॉर्मेट की जो भी डिमांड हो, क्रिकेट इज क्रिकेट। बेसिक है कि विकेट गिरने के बाद थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने के लिए, लेट्स डू दैट। वो थोड़ा सा अगर हम कर सकते हैं ना तो ये गेम डेफिनेटली और लंबा खींचा जा सकता था। बिल्कुल इसी बात में मैं निशाद आपसे पूछना चाह रहा था। पहले मैच में हार्दिक, फिर हांगकांग के खिलाफ सूर्य कुमार यादव, ऐसा लग रहा था कि भारत के पास सारे विकल्प मौजूद हैं। पहले मैच के बाद लोग कह रहे थे कि हार्दिक दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर है, फिर उसके बाद उन्होंने गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में कुछ नहीं किया। दूसरे मैच में सूर्य कुमार यादव ने ऐसी बल्लेबाजी की, ऐसा लग रहा था कि उनके अलावा दुनिया में T20 क्रिकेट कोई खेल ही नहीं सकता, इनविंसिबल। फिर उसके बाद उन्होंने अगले 2 मुकाबलों में उन्होंने कुछ खास नहीं किया। क्या कंसिस्टेंसी की कमी रही है उसकी वजह से, और शुरुआत ठीक से नहीं मिली है उसकी वजह से मिडिल ऑर्डर पे ज्यादा दबाव रहा है? जी मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन की बात करते हैं हम, क्योंकि अगर आप देखें जो इस साल भारत ने जो भी बायलैटरल सीरीज में प्रदर्शन किया है, मिडिल ऑर्डर ने कंसिस्टेंसी दिखाई है। यहाँ पे उन्होंने फॉल्टर किया। क्यों फॉल्टर किया आप देख लीजिए कि क्या बदलाव हुआ है। मेरे ख्याल से इस मिडिल ऑर्डर की मजबूती के लिए सबसे बड़ा एक फैक्टर है, वो है दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक जब से साउथ अफ्रीका के सीरीज में आए वापस, फिर उन्होंने जो एक मिडिल ऑर्डर में एक मजबूती ऐड की और एक पंच ऐड किया, और जिस कंसिस्टेंसी से वो एकदम मुश्किल किरदार को निभाते हैं, मेरे ख्याल से उन्हें जरूर टीम में लाना चाहिए था। अगर आप दीपक हुडा से बल्लेबाजी करवा रहे हो, आप उन्हें गेंदबाजी नहीं दे रहे, तो फिर दिनेश कार्तिक को बाहर बिठा के क्या फायदा। आप अगर आपके पास अगर कोई बल्लेबाज आता है जो कंसिस्टेंटली आपको दे सकते हैं 40 एंड 20 बॉल्स या 25 एंड 10 बॉल्स, उससे अगर एक स्कोर में थोड़ा बदलाव हो जाता है, एक और थोड़ा 10-20 रनों का फर्क पड़ता है, तो क्यों नहीं। तो जरूर वो इंपैक्ट इनिंग्स जो है वो भारत ने मिस किया, जो कि दिनेश कार्तिक ने वेस्ट इंडीज में किया था। इंग्लैंड में भी उनके जो छोटे छोटे नॉक्स थे वो काफी मायने रखते हैं। T20 क्रिकेट में क्विक फायर 20 कैन मेक ऑल द डिफरेंस। उनका सबसे बड़ा योगदान T20 क्रिकेट में वाज एन 8 और 9 बॉल इनिंग्स इन निदाहास ट्रॉफी। और हम ये भूल नहीं सकते कि सामने वाली जो टीमें हैं, दे नाउअडेज आर गेटिंग फायर्ड अप टू प्ले अगेंस्ट इंडिया। कल श्रीलंका ने बहुत बेहतरीन तरीके से खेला है, तो अब भारत के खिलाफ जो भी टीम खेलती है वो दमदार परफॉर्मेंस देना चाहती है। एक बात मैं हुडा के बारे में आपसे पूछना चाह रहा था। भारत मेरे ख्याल से एक वाहिद टीम है T20 क्रिकेट में दुनिया में जहाँ पे जो बल्लेबाज है वो गेंदबाजी नहीं करते और जो गेंदबाज है वो बल्लेबाजी नहीं करते। और तो क्या टीम है आपने कहा? वाहिद। दी ओनली, लिख लो लिख लो, बहुत जरूरी है। तो ऐसे में जब आपके पास एक खिलाड़ी आता है, मतलब एक तो आपके पास हार्दिक पांड्या है, उसको तो हमने मान लिया कि वो ऑलराउंडर है। दीपक हुडा, जब आपके पास एक बल्लेबाज है जो गेंदबाजी करता है,
उस दिन हमने पाकिस्तान के खिलाफ भी देखा, जब मोहम्मद नवाज बल्लेबाजी कर रहे थे, हम सब हैरान थे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है कि हुडा को गेंदबाजी दीजिए। Right. वो बहुत ज्यादा थियरी होता है ना कि लेफ्ट हैंडर है तो फिर बाद में एक ऑफ स्पिनर होना चाहिए, लेग स्पिनर को काउंटर करने के लिए एक लेफ्ट हैंडर, इसलिए तो पंत को खिलाया गया। Exactly. तो आखिर माजरा क्या, मतलब मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि आपको समझ में आ रहा है, कप्तान ने भी कहा रोहित शर्मा ने कि हुडा को हम खिलाना, गेंदबाजी कराना चाहते थे पर हम वो इंतजार कर रहे थे, मतलब ये हम किस बात का मुझे समझ में नहीं आया। और देखिए ये एक प्रॉब्लम रहा है भारतीय क्रिकेट में। हम टेस्ट मैचेस में भी देखते हैं ना, जब 3 स्पिनर लिए जाते हैं ना तो तीसरा स्पिनर हमेशा अंडर बॉल ही कराते हैं हम लोग। तो कई बार क्या होता है कि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि नहीं, आप बल्लेबाजी करोगे, मैं विकेट कीपिंग करूंगा, आप गेंदबाजी करोगे। तो भारत को जल्द से जल्द उस मोड में जाना पड़ेगा, जैसे इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। तो जितने ऑलराउंडर्स हैं आप इनको डेवलप कर सको, उनको आपको खिलाना है और कप्तान को सारे ऑप्शंस मैथमेटिकली समझने होंगे, ताकि कहीं ना कहीं जैसे जादूगर अपनी टोपी में से कुछ निकालता है ना, वैसा करना पड़ेगा। बिकॉज आज T20 का खेल इतना जबरदस्त हो गया है, एवरीवन इज एट यू। अगर सामने वाली टीमें आपके साथ इतना जबरदस्त खेल रही हैं तो आपको भी तो कुछ पैतरे नए अपनाने पड़ेंगे। बिल्कुल पैतरे नए अपनाने पड़ेंगे। और भारत को ऐसा लगा था कि गेंदबाजी में उनके पास बहुत विकल्प है। एक महीने पहले तक ऐसा लग रहा था कि भारत की गेंदबाजी दुनिया में T20 क्रिकेट में लाजवाब, बेहतरीन, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। पर जैसे एशिया कप शुरू हुआ, दमदार। दमदार। पर जैसे ही एशिया कप शुरू हुआ है, ऐसा लग रहा है कि भारत की गेंदबाजी कहीं सबसे कमजोर तो नहीं है। क्या कमजोर कड़ी भारत की गेंदबाजी है? पावर प्ले में किस तरह से भारत ने गेंदबाजी की, उस पर एक नजर डाल देते हैं। क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ हमने देखा कि उनकी सलामी जोड़ी ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, उन्होंने परेशान कर दिया कप्तान को। और देखें कि एशिया कप में अब तक जो गेंदबाजी हुई है भारत की तरफ से, निशाद 4 मैच में 24 ओवर 8 रन पर ओवर दिया उन्होंने पावर प्ले में। और यहीं पे मैच पलटा है, क्योंकि उसके फौरन बाद युजवेंद्र चहल आते गेंदबाजी करने के लिए और उन पर दबाव होता है। लोगों ने युजवेंद्र चहल के फॉर्म पर तनकीद जरूर की है, पर ये जो शुरुआत हुई है, क्या इससे बहुत फर्क पड़ा है? इससे काफी फर्क पड़ा है। और मैं एक नाम लूंगा जो भारत मिस कर रहा है और उन्हें जरूर T20 क्रिकेट में शामिल नहीं किया गया है, और वो है मोहम्मद शमी। शमी ने इस साल T20 क्रिकेट में, मैं IPL की बात कर रहा हूं, हाईएस्ट विकेट्स इन द पावर प्ले। जो गुजरात टाइटंस इस साल IPL जीती, काफी क्रेडिट उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि पावर प्ले में वो विकेट्स लेते थे और उनकी स्ट्रैटेजी रहती थी वो। और अगर आप देखे जाए कि पावर प्ले में गुजरात टाइटंस ओवरऑल उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए थे, तो वो एक बहुत मायने रखता है कि आप ऑपोजिशन को सेटबैक देते हो इतना जल्दी। और शमी ने वो टेस्ट मैच लेंथ डाल के करते हैं। मगर यहाँ पे आपके पास ऐसे गेंदबाज है, भुवनेश्वर कुमार ने जरूर इस साल तो अच्छी गेंदबाजी की है विद द न्यू बॉल। अर्शदीप की अगर मैं बात करूं, मेरे ख्याल से वो ज्यादा सक्षम डेथ ओवर्स, एब्सोल्युटली राइट। मेरे ख्याल से वो पावर प्ले के लिए शायद इतना सूटेड ना हो जितने वो डेथ ओवर्स के लिए। और पावर प्ले में भुवनेश्वर के पास जोड़ीदार कौन है? आप तो यू विल हंट इन पेयर्स ना, तो जोड़ी एग्जैक्ट बुमराह भी है और शमी भी है। देखिए अगर बुमराह ना हो तो शमी, बिल्कुल सही कहा निशाद ने। क्योंकि अगर पहले 6 ओवर में ही झटके दे दिए जाए, जो नंबर्स हमने देखे थे उसमें दिखाया गया कि 36 गेंदों के बाद 1 विकेट मिलता है पावर प्ले में। यानी कि पावर प्ले में आपका विकेट लेने का भी आपकी जो क्षमता नहीं है, साथ ही में आप सामने 48 रन ऑन एन एवरेज दे रहे हैं। ये दुधारी तलवार हो गई। दिक्कत यहां भी है और वहां भी है। तो इसी बात पर मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जो सिलेक्शन हुआ टीम का, उसमें सिर्फ 3 तेज गेंदबाज प्लस हार्दिक पांड्या, ये जो चयन हुआ, क्या दिक्कत वहीं पे शुरू हुई? ये तो बात है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर दीपक चहर को क्यों नहीं आप इस्तेमाल कर रहे? क्या हो रहा है? थोड़ा सा यहाँ पर क्रिएटिविटी की कमी लग रही है मुझे। और दीपक चहर जो है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पावर प्ले में बहुत अच्छा Exactly, बिल्कुल सही, क्योंकि वो मूवमेंट में वो बल्लेबाजी भी करते अच्छा हैं। एग्जैक्टली। और आप भुवनेश्वर और दीपक को साथ में क्यों नहीं डाल सकते? फिर वो दोनों सेम स्विंग बॉलर है, ये वो मायने नहीं रखता कितनी इफेक्टिव है। मगर आप देख लीजिए, सेम होंगे स्विंग बॉलर, मगर उनके जो किरदार है वो बहुत अलग है। बिल्कुल। तो ये जो जोड़ियां हैं हमें बदलनी होंगी और सोच बदलनी होगी। सिंपल बात है, आप एक प्लेयर को लाइक फॉर लाइक इस तरीके का ना देखे, आप 2-3 प्लेयर्स का ग्रुप जो होता है ना, उसको आप मूव करें। आई थिंक दैट विल हेल्प अस मच बेटर। इसी बात पे मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आवेश खान बीमार पड़ गए तो आपके पास विकल्प और भी कम हो गए तेज गेंदबाज में। तो हार्दिक पांड्या जो चौथे तेज गेंदबाज थे, वो तीसरे बन गए। हाँ। ये
बहुत मामूली बात लगता है, पर ये लेकिन- जो अपग्रेडेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो काफी बार बहुत बात बदल देता है। बिल्कुल, देखिए ये वो वाला अपग्रेडेशन है जिससे उतनी खुशी नहीं मिलती आपको जब आपका इकोनॉमी सीट बिजनेस वाला बन जाता है। नहीं, वो अभी प्रीमियम इकोनॉमी हो गई है। हाँ, तो ये वो खुशी है जब आपके पीछे वाला इकोनॉमी सीट आगे वाला इकोनॉमी सीट बन जाता है, विच इज नॉट अ गुड वन। बिल्कुल। और ये तो बात होगी कि एशिया कप में जो हाल हुआ है भारत का, हमारा हम सब जानते हैं उसके बारे में। अक्षर पटेल जो टीम में आए थे उनको भी मौका नहीं दिया गया, वो लाइक फॉर लाइक है, भले ही वो उस तरह से नंबर 4 पर आकर बल्लेबाजी नहीं कर सकते, पर उनकी लेफ्ट आर्म स्पिन काफी इफेक्टिव है। देखिए, ये मैं कह रहा था ना, अगर आप अश्विन और जडेजा की जोड़ी को एक कॉम्बो मानते हैं तो जडेजा जाने के बाद अक्षर और अश्विन की जोड़ी क्या कॉम्बो बनती है? नहीं बनती है। तो आपको लाइक फॉर लाइक की जगह पर एक दो कॉम्बो प्लान्स लाने पड़ेंगे, तब जाकर कुछ भला होगा। ठीक है, ये बन गए हैं ठाकुर, ये जय और वीरू को खोज रहे हैं। आपको मैं जानना चाहता हूं कि T20 वर्ल्ड कप से पहले ये जो हार मिली है भारत को, क्या ये वेकअप कॉल है आपके हिसाब से, या आपको लग रहा है यही हाल अगले महीने मेलबर्न में होने वाला है? जी, मेरे ख्याल से दिस इज नॉट नेसेसरीली अ बैड थिंग, क्योंकि अभी जो है भारत को एक वेकअप कॉल तो नहीं, मैं थोड़ा सा रियलिटी चेक में कहूँगा कि आपको देखना है कि कैसे आप ऐसे बड़े टूर्नामेंट जो है ये यंग खिलाड़ी और इन्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए पैडी अपटन है इस टीम में, तो ज़रूर उनका काम और महत्वपूर्ण होगा अगले 1 महीने में। और मैं कहूँगा कि पिछली बार 2016 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज 3-0 जीता, एशिया कप में सबको डोमिनेट किया, होम सीरीज श्रीलंका डोमिनेट किया, T20 वर्ल्ड कप में मैं कहूँगा सेमीफाइनल पहुंच गए मगर स्ट्रगल किया था लार्जली। इस बार अगर उल्टा हो तो क्या पता, हो सकता है कुछ ना कुछ भारत के लिए। देखिए, बाबा निषाद की एक खासियत है कि वो हमेशा चीज़ों को बहुत बढ़िया परिप्रेक्ष्य से देखते जी, हैं बिल्कुल। और वो एक पॉजिटिव बातें करते हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, मेरा मानना यह है कि जो होना है अभी हो जाए, वर्ल्ड कप में ना। और इंडिया की बात यह है ना कि तो आप कह रहे हैं जो इसके बाद जो 6 मुकाबले हैं उसमें हो जाए भी चलेगा? जो भी है वर्ल्ड कप के पहले ना हो। मेन थिंग इज इंडिया की टीम के इंजन का गर्म होना टाइम लगता है, तो इट इज बेटर कि आप पहले ही जो भी आपको करना है, हार जीत है वो कर लो, कॉम्बिनेशन ट्राई कर लो, क्योंकि उसके बाद फिर आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। गाड़ी को समझो, इंजन को समझो, हाईवे को समझो, बिकॉज दुबई और मेलबर्न में बहुत फर्क होने वाला है। चलिए, इनका मानना है कि दुबई और मेलबर्न में बहुत फर्क होने वाला है, पर हमारा मानना है कि आपको कोई फर्क नहीं होने वाला, क्योंकि सब कुछ आपको यही मिलेगा डिजिटल 2 स्पोर्ट्स पे। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हमको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ यूट्यूब पर नोटिफिकेशन की घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि ये आपका मंच है, आपके लिए बनाया गया मंच है। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए इस मंच पर।